हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एक रिसर्च पेपर कैसे लिखें, उसको कैसे पब्लिश करें। सो हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर एंड हाउ टू पब्लिश इट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं रिसर्च पेपर होता क्या है। रिसर्च पेपर एक एकेडमिक राइटिंग होती है। ये एक आपका पार्ट ऑफ एकेडमिक राइटिंग होती है जिसमें आपको एनालिसिस, आर्ग्यूमेंट्स, उसमें इंटरप्रिटेशन जो भी आपने करनी है, तो ये सब बेस्ड होता है एक इन डेप्थ, बहुत थॉरोली आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करते हो। उसके लिए रिसर्च पेपर की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है, किन स्टूडेंट्स को होती है। रिसर्च पेपर आप एक मास्टर लेवल पे भी होता है, आपके एमफिल में भी होता है और पीएचडी में भी होता है। पीएचडी में तो बहुत ज़रूरी है, एमफिल में भी बहुत ज़रूरी है, कहीं कहीं पर मास्टर्स लेवल पर भी रिसर्च पेपर की ज़रूरत होती है। रिसर्च पेपर डिसर्टेशन और पीएचडी थीसिस का एक छोटा रूप होता है। होती यहाँ पे भी रिसर्च है लेकिन स्मॉल लेवल पर। वहाँ हम एक बड़ी रिसर्च करते हैं जिसका एरिया भी ब्रॉड होता है, जिसका टॉपिक भी बड़ा होता है, जिसका डेटा भी हम लोगों को बड़ा लेना पड़ता है। लेकिन रिसर्च पेपर उसी का एक शॉर्ट फॉर्म है जो 1-2 पेजेस में हमें करते हैं। लेकिन वो 1-2 पेजेस के लिए भी आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, मतलब आपको उसके लिए इन डेप्थ नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको लेनी पड़ती है। यानी अब इसकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, रिक्वायरमेंट्स। एक रिसर्च पेपर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट ये है कि स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ योर टॉपिक। जो भी आप एक टॉपिक चूज़ कर रहे हैं रिसर्च पेपर करने के लिए, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक पर। और वैरायटी ऑफ एक्सेस आप उस टॉपिक पे लिखने के लिए आपको एक पर्टिकुलर बुक उस टॉपिक पे आपने ले ली, उसी पे आपको लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट जर्नल से, डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट ऑथर्स के आर्टिकल्स, रिलेटेड रिसर्च पेपर, थीसिस भी आपको उस पर पढ़नी पड़ेंगी एक छोटा सा पेपर लिखने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ एक्सेस आपको चाहिए। और रिसर्च पेपर आपको ध्यान रखना है, ये ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें एक शब्द आता है प्लेगरिज्म, तो उसमें आपको चोरी नहीं करनी है। कोई भी ऑथर कुछ कह रहा है तो उसको आपका रेफरेंस देना है, उस ऑथर से पढ़ के समझ के आपको अपना करना है। अपने मतलब की चीज़ लेनी है, उसको अपने शब्दों में लिखना है, उससे आपको समझना है, फिर अपना काम करना है। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट बहुत छोटा सा मैं आपको बताती हूँ। इंट्रोडक्शन होता है, फिर एक बॉडी होती है, उसके बाद कंक्लूजन देते हैं। अब उस बॉडी में क्या क्या आता है, इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करना है, ये सब बातें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रिसर्च पेपर लिखने के लिए आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है भाई, किस चीज़ का रिसर्च पेपर, यानी कि टॉपिक की। तो चूज़ अ रिसर्च टॉपिक। अब टॉपिक को चूज़ करना अपने आप में एक बहुत बड़े मैटर ऑफ कंसिडरेशन है और सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में लगती है, रिसर्च टॉपिक आपको सेलेक्ट करने में। तो रिसर्च टॉपिक कैसे आपको सेलेक्ट करना है कि आपको एक आइडिया जनरेट करना है। इसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, आपको पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा। इसके लिए आप पहले अपने इंटरेस्ट एरिया को पहचानें कि आपको किस एरिया में काम करना है। सपोज़ मैं एजुकेशन से हूँ जैसे, तो मुझे एजुकेशनल साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, या आप कह सकते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी में भी। अब एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन सबसे बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, उसके बाद एजुकेशन साइकोलॉजी उसका एक सब पार्ट है। ठीक है, अब एजुकेशन साइकोलॉजी में भी बहुत है, पैडागोजी हो गई, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गई, आपकी एडोलेसेंस हो गए, आपके स्कूल एजुकेशन, जो छोटा मतलब स्कूल एजुकेशन माने सेकेंडरी जो लेवल के बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे आप ले गए है ना, मतलब एजेस का डिफरेंस हम बताना चाह रही हूँ, या फिर यंग अडल्ट पे काम करना चाह रहे हैं उनके। तो इस तरह से इस एजुकेशन साइकोलॉजी में आप काम करना चाहते हैं। इमोशनल हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, बच्चों के मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उनके इंटेलिजेंस पे काम करना चाहते हैं, उनकी एकेडमिक अचीवमेंट का क्या फ़र्क पड़ रहा है उनकी सेल्फ एस्टीम पे। तो इस तरह से एजुकेशन साइकोलॉजी के सब पार्ट हो गए। अगर आपको स्कूल एजुकेशन की प्रॉब्लम, स्कूल एजुकेशन पे काम करना है, यानी कि आपकी कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ आ रही हैं, समझ रहे हैं, उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो इस तरीके से आप, या फिर मिलाना एजुकेशन से, तो इस तरह से, या फिर पॉलिसी पे ही काम करना चाह रहे हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्या फ़ायदा हुआ इम्प्लीमेंट करने से, तो ये उसका दूसरा एरिया चला गया। तो यानी सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट एरिया चुनना है
कि मेरा इंटरेस्ट एरिया एजुकेशन साइकोलॉजी या प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन है या किस तरह से है, ठीक है, समझ आया आपको। तो आप इंटरेस्ट एरिया एक, फिर आपने उसमें एक ब्रॉड टॉपिक चुनना है, जैसे मैंने बताया एडोलेसेंट। अब एडोलेसेंट बहुत ब्रॉड एरिया हो गया एजुकेशन साइकोलॉजी। एडोलेसेंस के क्या एकेडमिक या फिर उसका फिजिकल हेल्थ पे कर रहे हैं किस तरह से, तो उसको और छोटा करके लाना है, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने इतना कर लिया कि एडोलेसेंट, भाई मुझे एडोलेसेंट पे काम करना है, एजुकेशन साइकोलॉजी, उनके मेंटल हेल्थ पे सपोज। अब मेंटल हेल्थ को कैसे आप करना चाहें, तो इसके लिए इंस्पिरेशन आप अदर रिसर्च वर्क से कर सकते हैं। आप रिसर्च पेपर देखिए, दूसरों के जर्नल्स देखिए, जर्नल्स में बहुत सारे जर्नल्स भी पर्टिकुलर मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट जर्नल्स देखिए, बुक्स देखिए, उसमें और बहुत सारे रिसर्च पेपर होते हैं, थीसिस होती हैं, ऐसे बहुत सारे डिसर्टेशन होते हैं जो आप बाद में अपनी रिसर्च को डिलिमिट करके कि भाई हाँ कि मैंने इस टॉपिक पे काम किया, ये चीज़ें हैं, रिकमेंड करते हैं हम कि इस पर फर्दर रिसर्च की जा सकती है, मेरा डिलिमिटेशन थी। तो आप वहाँ से इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपने रिसर्च टॉपिक को चूज करने के लिए, ठीक है। मतलब आपको एक ब्रॉड टॉपिक, आप इंटरेस्ट एरिया चुना, उसमें एक ब्रॉड टॉपिक लिया, फिर उसको आपको नैरो डाउन करता जाना है एक रिसर्च टॉपिक को चुनने के लिए, रिसर्च पेपर के लिए। और हमेशा वही टॉपिक चुनना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें जो आपको मोटिवेट करे कि अब उसको कंप्लीट कर लो। बिकॉज कई बार रिसर्च पेपर इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि लोग बीच में छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना, आपको थ्रू आउट इंटरेस्ट से अच्छे से काम करना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि रिसर्च टॉपिक ऐसा आप चुने, जो भी असाइनमेंट आपको मिला है, जो भी आपको करना है वो रेलिवेंट हो, आपके रिलेटेड हो वो टॉपिक, आप जो काम करना चाह रहे हो या जो आपको असाइनमेंट मिला है उससे रिलेटेड हो, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि वो पॉसिबल टू रिसर्च हो। कई बार हम ऐसे टॉपिक चुन लेते हैं जल्दबाजी में, इमोशंस में आके, कि जो रिसर्चेबल नहीं होते। रिसर्चेबल इन द सेंस उस पर डेटा लेना मुश्किल हो जाता है, उस पर स्केल डेवलप नहीं होता। एजुकेशन साइकोलॉजी और साइकोलॉजी वाले बच्चे शायद मुझसे इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से कि स्केल होता है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। साइंस में भी डेटा कलेक्शन होता है, वो अलग तरीके से डेटा वो लोग लेते हैं, ओके। तो मतलब रिसर्च टॉपिक ऐसा हो जो आप रिसर्चेबल हो, डेटा आपके एक्सेस में आए, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि आप 1.5-2 साल आपको डेटा लेने में लग रहा है, ऐसा टॉपिक रिसर्च पेपर के लिए तो उचित नहीं है, क्योंकि आप थीसिस के लिए तो ले सकते हैं, आपको 5 साल मिलती हैं, उसमें से अगर आप एक साल डेटा कलेक्शन भी करेंगे तो इट्स ओके। बट एक रिसर्च पेपर के लिए आप 1-2 साल लगा देंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर यू फॉर योर एकेडमिक वर्क ऑल्सो, ठीक है। और हमेशा आप ये एम रख के चलिए कि जो भी आप काम करें वो ओरिजिनल हो, डुप्लीकेशन ना हो या रेपिटेशन ना हो। रेपिटेशन होगा तो आपका मेहनत भी बेकार जाएगी, आपको आगे चल के वो टीचर्स आपको मना भी करेंगे वो काम करने के लिए। इससे इतनी मेहनत आप करें उससे पहले ही आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लीजिए, आप पढ़िए कि मेरा कहीं डुप्लीकेशन, गूगल पे टाइप करिए, थीसिस देखिए अपने डिपार्टमेंट में जाके, जर्नल्स देखिए, मैं दोबारा से तो वो काम नहीं कर रहा हूँ। और स्पेसिफिक होना चाहिए, डोंट बीट अबाउट द बुश। आप इधर उधर की बातें ना करके अपना टॉपिक एक सटीक होना चाहिए कि अगर टॉपिक को पहचान के लोग समझ जाएं कि आप कहना क्या चाह रहे हो और आप क्या रिसर्च करना चाह रहे हो, ठीक है। अब ये आपने टॉपिक चुन लिया, अब आपको क्या करना है, प्रीलिमिनरी रिसर्च। मतलब रिसर्च राइटिंग करने से पहले, आप पेपर राइट करने से पहले आपको अपने टॉपिक पर प्रीलिमिनरी रिसर्च करनी है। उसमें क्या करना है, जो भी आपने टॉपिक चूज किया, अब उससे रिलेटेड आपको रिसर्च, उस पर रिसर्च करनी है। आपको लिटरेचर ऑफ रिव्यू इकट्ठा करना है, यानी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी आपकी थीसिस हैं, उन सबको देखना है। कहीं में मेहनत बेकार कर, वही जो मैंने अभी बोला, ठीक है। और आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर चाहिए भी। आप एक उसमें पैराग्राफ आता है, लिटरेचर ऑफ रिव्यू या रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, जो आपको चाहिए भी। तो कम एक रिसर्च पेपर के लिए मैं मानती हूँ कम से कम 6 से 10 आपको उसमें साइट करनी चाहिए। तो 6 से 10 आप रिसर्च पेपर अगर उसमें पेपर में लिखनी है तो आपको कम से कम 20-25 पढ़नी पड़ेंगे, ठीक है, पेपर।
जो कि आपको वैरायटी ऑफ सोर्सेज से मिल जाएंगी। शोध गंगा है, आपका गूगल स्कॉलर है, जहाँ पे आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बुक्स हैं, रिलायबल वेबसाइट्स भी बहुत सारी हैं जहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका टॉपिक रिपीट नहीं हो रहा है। आपके टॉपिक में अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो उन दूसरों को देख के इंस्पिरेशन लेके आप अपने टॉपिक को सिंक्रोनाइज एक सटीक तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। और जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, उनके पेपर्स को पढ़ते हैं, तो आपको आइडिया पता चलता है। जब उनके रिसर्च क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आप उनके हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, तो उसके बेसिस पे आपको हेल्प मिलेगी रिलेटेड। मैं कह रही हूँ रिलेटेड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऐसा नहीं कोई भी पेपर पर रिलेटेड। मानिए इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम हुआ तो इमोशनल इंटेलिजेंस के, और एडोलेसेंट पे काम कर रहे हैं, प्राइमरी बच्चों पे काम कर रहे हैं ना, किंडरगार्टन के बच्चों पे काम कर रहे हैं, बैचलर जो कर रहे हैं उन पे काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चों पे वर्क कर रहे हैं, आर्ट्स फैकल्टी के, सोशल साइंस फैकल्टी, डिफरेंट या टीचर्स पे कर रहे हैं। तो उस तरीके से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे रिसर्च क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे हाइपोथेसिस बनानी है, ये सारी चीज़ें एक आपको पेपर आउटलाइन मिल जाएगी। अब रिसर्च पेपर की आप फॉर्मेट जब बनाओगे, एक आउटलाइन, ये प्रिलिमिनरी रिसर्च है, ये आपको एकदम से कूदने से पहले आपको प्लान बनाना है, ठीक है। तो एक रिसर्च पेपर आउटलाइन आप बनाना है कि आउटलाइन में क्या होगा कि देखिए, कभी भी आपको एक रिसर्च पेपर ऐसे ही स्टोरी टाइप नहीं होता, हमेशा वो डिवाइड होता है कुछ सेक्शंस में, पैराग्राफ में डिवाइड करके आप उसको कैटेगरी बनी रहती है, आप हेडिंग्स देते हैं, तब आप काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक पैराग्राफ स्ट्रक्चर में काम करना होता है, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी बाद में। पहले मैं आपको बता दूं चीज़ें ज़रूरत और साइटिंग सोर्सेस। अब मैं आपसे लगातार कह रही हूँ कि आप बुक्स पढ़िए, जर्नल्स पढ़िए, डिफरेंट रिसर्च पेपर पढ़िए, थीसिस पढ़िए, और आप पढ़ें और बोलें भाई हमने पढ़ लिया, अब मैं रिसर्च पेपर लिखता हूँ, ऐसा नहीं। आप, इसीलिए मैं ये प्रिलिमिनरी वर्ड यहाँ यूज़ कर रही हूँ कि आपको करना क्या है, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका सोर्स इकट्ठा करते रहिए, क्योंकि जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे, आप उस बुक में से पढ़ा, आपने उस बुक के ऑथर की एक लाइन आपको अच्छी लगी, उस लाइन को आप एलैबोरेट कर सकते हैं वन पैराग्राफ में। वो लाइन लिखने के बाद तो आपको ज़रूरी है कि आप उसका सोर्स दें, रेफरेंस दें, उस ऑथर का नाम लिखें, ईयर लिखें, वो वहीं पे मेन बॉडी में, लेकिन रेफरेंस में आपको उस पूरी बुक का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साइटिंग सोर्स आप साथ के साथ एक वर्ड पेज 2 तरह के बनाइए। उस पर आपने पेपर एक, पहले आप एक बना लीजिए फोल्डर, पेपर इकट्ठे करते रहिए, यहाँ एक वर्ड फाइल करिए, उसका साइटेशन और वो सब, उसका रेफरेंस इकट्ठा करते रहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको, वरना आगे चल के लास्ट में जब आपको कंक्लूजन और रेफरेंस देंगे तब आपको दिक्कत होगी, इसलिए अब शुरू से ही वही काम करते रहिए। साइटिंग सोर्स, इट इज़ ऑल्सो, तो यानी साइटिंग सोर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ साइटेशंस एट दिस स्टेज टू अवॉइड एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। आपको प्लेगरिज्म से भी बचाएगा ये, ठीक है। जब आप साइट कर देंगे, उसका ऑथर का नाम दे देंगे, इसने कहा है, तो आपकी वो लिखी हुई बात को मानेंगे और उसमें आपका प्लेगरिज्म नहीं आएगा, ठीक है। और इसके जो रेफरेंस आपको करना है कि ऐसे ही नहीं देना है, बहुत सारे इसके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं साइटेशन के, जैसे कि आपका MLA है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, आपका APA है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो इनके अकॉर्डिंग किस तरह से आपको करना है ये आप पढ़ लीजिएगा, ये APA, ठीक है। तो ये APA फॉर्मेट चल रहा है आपके स्कूल में, आपने टीचर से भी बात की कि MLA के फॉर्म में आप अपने रेफरेंस दें, इस तरह से। और इंटेक्स साइटेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। वो जैसे ऑथर ने जो लाइन बोली आपको पसंद आई, अगर एज इट इज़ पसंद आई तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास में एक भी वर्ड को इधर ना उधर करते हुए ऑथर, ईयर और पैरेंथेसिस में आपने वो लाइन लिख दी। या फिर आपने उसने जो कहा उसका आइडिया पसंद आया, आपने उसी की बात को अपने शब्दों में पूरा कह दिया, थोड़ा बहुत उसके शब्द में इस्तेमाल किया, बाकी उसको आपने अपनी पूरी लाइन लैंग्वेज में कर दिया। तो आपको पैरेंथेसिस में करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस ऑथर और ईयर लिख दिया और उसको आप खुद से एलैबोरेट कर दिया, तो वहाँ पे आपको पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है। अब ऑथर और ईयर आप लाइन के शुरू में भी कर सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं, या पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद नीचे दे सकते हैं, ठीक है।
तो ये दो तरह के हो गए जो मैं बता रही हूँ कि ये जो बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को दो में डिवाइड किया गया कि नैरेटिव साइटेशन उसको आपने पहले कर दिया और पैरेंथेटिकल साइटेशन ये आपने बाद में कर दिया, ठीक है। तो डिफरेंट है। तो यानी ये आपको पहले से चीज़ें पता होनी चाहिए रिसर्च पेपर लिखने से पहले कि आपको ये करना है। अब हम बात करेंगे कि एक लिखना कैसे है, एक पूरा फॉर्मेट की बात करेंगे। ये आपको ज़रूरी चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन आपको एक रिसर्च पेपर लिखने से पहले पता होनी चाहिए। अब कैसे रिसर्च पेपर होता है, कैसे काम करना है, उसको मैं बताती हूँ आपको। आपने टॉपिक चूज़ कर लिया, अब आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट होता है जो भी आपने रिसर्च पेपर किया उसका जिस्ट, उसका निचोड़। अगर मानिए किसी के पास, जैसे आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हैं तो कई बार आप एब्स्ट्रैक्ट से भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पूरा पेपर पढ़ने का, लेकिन आपको पूरा पेपर पढ़ना चाहिए, मैं यही रिकमेंड करूँगी। लेकिन फिर भी एब्स्ट्रैक्ट से आप काम चला सकते हैं अगर इफ़ यू डोंट हैव मच टाइम। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? पूरे पेपर का निचोड़ होता है। उसमें जो भी टॉपिक आपने लिया उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से, मतलब उस टॉपिक के बारे में एक आधा लाइन आपने दे दी। आपने डिलिमिट भी कर दिया कि भाई ये चीज़ मैंने इस एरिया तक ली है। यूपी बड़ा हो गया, वेस्टर्न यूपी पे काम किया है, वेस्टर्न यूपी के रूरल स्कूल्स मैंने लिए, ये लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। या केवल अर्बन सिटीज़ में हुआ है, अर्बन, ठीक है, अर्बन सिटीज़ कह रही हूँ, अर्बन एरिया का है, ठीक है। इस तरह से आप उसको वहीं पे बता दीजिए ये हुआ है। मेरा डेटा 200 बच्चों का था, मैंने ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए, ये स्केल्स इस्तेमाल किए, ये आपने रिसर्च मेथड्स इस्तेमाल किए कि आपने टी टेस्ट लगाया है, आपने अनकोवा लगाया है, नोवा लगाया है, ये सब आपने बता दिया। ये आपकी नल हाइपोथेसिस थी जो नलिफाई हुई या एक्सेप्ट हुई, वहाँ बता दीजिए, और रिजल्ट ये आया है, ठीक है। ये आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया। ये आपको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट के जस्ट नीचे एक आता है ये कीवर्ड्स। आपको बोल्ड में कीवर्ड्स लिखना है। उसके बाद आगे कीवर्ड्स का मतलब, कीवर्ड्स आपके टॉपिक में कीवर्ड्स क्या है? वर्ड कीवर्ड्स, क्योंकि एक जो टॉपिक होता है वो एक सेंटेंस फॉर्म में, एक लाइन फॉर्म में होता है। कीवर्ड्स माने मेन आपके वर्ड। मानिए इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ एडोलेसेंट्स, या फिर एक टॉपिक ले लीजिए स्टडी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ एडोलेसेंट इन रिलेशन टू देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फिजिकल हेल्थ, हाइफन लगा दीजिए। फिर अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स। अब इसमें मैं अभी बनाया है ये, ठीक है। तो अब इसमें कीवर्ड्स क्या होगा? इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, फिजिकल हेल्थ हो गया, एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गया, बस ये 3 चीज़ आएंगी, ठीक है। आपने ये कीवर्ड्स में दे दिया, एडोलेसेंस देने की जरूरत नहीं, बस ये 3 चीज़ हो गई, ठीक है। तो इस तरह से कीवर्ड्स आप समझ रहे हैं, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जिस पे काम मेन स्पेसिफिकली उसी के अराउंड घूम रहा है, तो वो कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको देना है। अब इसके बाद आप एक हेडिंग आपको देनी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन होता है कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है उसके बारे में आप थोड़ी इंट्रोडक्शन देंगे, थोड़ा हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड कि कहाँ भैया ये वर्ड किसने यूज़ किया, डेफिनेशंस वगैरह, और उसकी डेफिनेशन, जो भी वर्ड्स हैं उसकी डेफिनेशन, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, और फिर उसको घुमा घुमा के अपने टॉपिक पर लेके आना है और सारी चीज़ों को इंटरलिंक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने टॉपिक लिया है उसी को इंट्रोडक्शन अगर हम बनाएंगे तो आप बताएंगे कि स्कूल एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा, रूरल और अर्बन स्टूडेंट्स के बारे में कि रूरल में ऐसे ऐसे स्कूल्स होते हैं, अर्बन में ये स्कूल्स होते हैं। अब आप एडोलेसेंट कैसा एक टाइम, एक सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फेस होता है स्टूडेंट्स की लाइफ का, और उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत अहम रोल है, उसकी डेफिनेशन दे दी। फिर एकेडमिक परफॉर्मेंस इसको अफेक्ट करता है, उसकी ये इम्पोर्टेंस है, और फिर आपने उसके फिजिकल हेल्थ, सभी चीज़ के लिए ओवरऑल हेल्थ जो है कंट्रीब्यूट करती है एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इस वजह से मैंने इस चीज़ को
इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए कि ये बहुत ज़रूरी है हमको इस मतलब इस टॉपिक पे रिसर्च करना, इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, डेफिनेशंस वगैरह दे दिया, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में उसको एलेबरेट कर दिया, ठीक है। इसलिए और रिलेटेड लिटरेचर, इसके बाद रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, पुरानी रिसर्च इसमें डाल दी कि भाई ऐसे ऐसे इन पे काम हुआ है बट इन एरिया में नहीं हुआ है, ये चीज़ें अर्बन और रूरल में कभी नहीं हुआ है कंपैरिजन, और मैं करना चाहता हूँ ताकि सरकार को हम बता सकें कि भैया कौन पीछे है इसमें, तो उसको आप रिकमेंड करेंगे कि ये चीज़ें स्कूल वाले अपनाएं, आगे बढ़ाएं। तो ये इस तरह से एक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। ये और उसके बाद रिलेटेड लिटरेचर हो गया, यानी रिलेटेड लिटरेचर में आपको एश्योर करना है कि मेरा काम नया है, मैं नया कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा हूँ, ये जो पीछे काम तो हुए बट पूरी तरह से नहीं हुए, इसलिए मैं अपना ये टॉपिक चूज़ किया, ठीक है। आपने अब यहाँ पे डिलिमिटेशन भी होगी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, डिलिमिटेशन हो गई। अब आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी देना है, ऑब्जेक्टिव कि आप ये काम करना चाहते हो, इस तरह से आप अभी ये हो कि मैंने जो बताया इस तरह से आप काम करना चाहते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स वन लाइन में स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आप बात करेंगे। 3-4 ऑब्जेक्टिव्स एक रिसर्च पेपर के लिए बहुत है, 2 ऑब्जेक्टिव पर भी आप एक रिसर्च पेपर बना सकते हो, 4 ऑब्जेक्टिव्स पर भी बना सकते हो। उसके बाद आपको हाइपोथेसिस बनानी है। अब आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं या नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप पुराने पेपर्स में देखिए किस तरह से बनी हुई। नल हाइपोथेसिस में बनाते हैं, वहाँ पे हम जीरो से बात करते हैं, देयर इज नो कनेक्शन, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड फिजिकल हेल्थ। अब आपका जब अगर रिजल्ट कह रहा है तो आप उसको नलिफाई कर देंगे। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो ये कह रही है कि हाँ रिश्ता है, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे या आप हाइपोथेसिस बना लेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव और नल ये अपने टीचर से डिसाइड कर लीजिएगा। अब आपको मेथडोलॉजी क्या इस्तेमाल करनी है, क्या क्या टेक्निक्स इसको, क्योंकि कंपैरिजन है तो टी टेस्ट लगाना है आपको, ठीक है। इस तरह से कोरिलेशन देखना है तो आपको ये, ठीक है, इस तरह से पियर्सन कोरिलेशन लगाना है। डेटा कैसा है आपका, सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक आ रहा है, तो कौन सी टेक्निक्स, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी टेक्निक्स को भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब आपने टेस्ट लगा लिए, रिजल्ट आ गया, उसको इंटरप्रिटेशन देनी है उस रिजल्ट की, जो भी आपका रिजल्ट आया है, एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन देनी है आपको। उसके लिए आप टेबल्स में आपने दे दिया, बार डायग्राम है आपकी, जो भी है डायग्राम के साथ आपने पूरा अच्छे से उसको आपको एलेबरेट करना है, और चीज़ें वहीं पे साथ के साथ रिजल्ट को डिस्कस भी करना है, रिलेट भी करना है। आपको सपोर्ट के लिए कुछ आपको रेफरेंस भी देने हैं, स्टडीज़ से सपोर्ट भी करना है, ठीक है। इस तरह से फाइंडिंग्स आ गई, जो भी आपका रिजल्ट आपने एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में किया, वहीं पे एक लाइन में ये मेरी फाइंडिंग आई है, फाइंडिंग्स, और वहीं पे डिस्कशन कर देंगे आप उन फाइंडिंग्स का, वो सटीक एक 2 लाइन में ऐसे आपको फाइंडिंग्स देनी है। आपको एजुकेशन इम्प्लीकेशन, ये बहुत ज़रूरी है एजुकेशन एरिया में, या आप साइंस के भी हैं तो भी आपको एजुकेशन इम्प्लीकेशन तो बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिसर्च आप कर रहे हैं, जब तक कि वो फंडामेंटल रिसर्च है जो कि लैब्स में होती हैं, बड़े सरकार की लैब में होते हैं, उनका कोई नहीं होता था, बट जितनी भी पीएचडी थीसिस हो रही हैं, रिसर्च पेपर हो रहे हैं, उनके एजुकेशन इम्प्लीकेशन उन बच्चों को ज़रूर देना चाहिए कि हमने जो रिसर्च की उससे शिक्षा पे या जो भी जिसके लिए भी आप करें उससे उसका क्या फ़ायदा होगा, आप अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ये 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में आपको ज़रूर से देनी चाहिए। ये आपकी प्लस पॉइंट की तरह आपके रिसर्च पेपर का काम करेगा। उसके बाद रेफरेंसेस देने हैं लिस्ट में, आप वही फॉर्मेट देख लीजिएगा, जो भी मैंने आपको बताया कि आप जो भी वेबसाइट से ले रहे हैं उसका तुरंत लिंक आप कॉपी कर लीजिए, ऑथर की, बुक की, राइट पेपर, उसी तरह से आपको जैसे फॉर्मेट डिफरेंट APA MLA आप गूगल पे सर्च करके देखिए, आपको एक पूरी गाइडलाइन उसकी मिल जाएगी कैसे रेफरेंस देने, तो इस तरह से आपको रेफरेंस देना है। ये आपका रिसर्च पेपर का आउटलाइनिंग पूरी तरह से तैयार हो गई। इसी तरह से हेडिंग्स में आपको करना है। मैं रिवीजन में आपको बता दे रही हूँ कि रिसर्च पेपर का एक टॉपिक, सटीक सा टॉपिक आपने लिया जो बहुत छोटा हो, बहुत बड़ा ना हो, रिसर्चेबल हो, उसका आपने इंट्रोडक्शन शुरू किया, पहले एक एब्स्ट्रैक्ट दे दिया आपने, रिसर्च जो भी उसका जिस
ये एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट लिखते सबसे पहले है, लेकिन ये पूरा पेपर आप जब कर लेंगे उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट हम बनाते हैं, क्योंकि सबका जिस्ट होता है ये, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट ऊपर देंगे, फिर कीवर्ड्स देंगे, जो भी मेन 2-3 वर्ड होंगे आपके थीसिस के, इंट्रोडक्शन देंगे, रिलेटेड लिटरेचर देंगे, अपनी डिलिमिट बताएंगे, फिर आप अपने रिसर्च क्वेश्चंस देंगे, हाइपोथेसिस देंगे। सबसे पहले रिसर्च और हाइपोथेसिस से पहले आप ऑब्जेक्टिव्स देंगे, फिर अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस देंगे, फिर अपनी मेथडोलॉजी बताएंगे, कौन सी टेक्निक आप इस्तेमाल करें, फिर अपना रिजल्ट मेथडोलॉजी बताने के बाद अपना जो डेटा है, जो भी रिजल्ट्स हैं उनको लगाएंगे, उनको इंटरप्रीट करेंगे, एनालिसिस जो भी हुई है उसकी इंटरप्रीट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और फिर उसके बाद आप अपनी फाइंडिंग्स को 2-3 लाइन में बता के एजुकेशन एप्लीकेशन देके रेफरेंस देके कंप्लीट कर देंगे। ये आपका रिसर्च पेपर होगा। आप इसको पब्लिश कैसे कराना है, डिफरेंट जर्नल्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है। वहाँ पे अपने आपने कांटेक्ट करके या तो आप डायरेक्ट बात कीजिए, उनको मेल कीजिए, और उन जर्नल्स पे आपको अपना रिसर्च पेपर भेजना है। जो आपके सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, बहुत सारे अच्छे स्कोपस UGC लिस्टेड है, ठीक है, उन्हीं जर्नल्स में अच्छे जर्नल्स आप सर्च कीजिए जो UGC लिस्टेड हो, जिनको UGC द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ऐसे ही किसी में मत भेज दीजिए, वो काउंट नहीं होता, वरना उनका नंबर डबल पीयर रिव्यूड हो, UGC लिस्टेड हो, ठीक है, UGC अप्रूव्ड हो, वही जर्नल्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक है, उन्हीं में आपको भेजना है। स्कोपस हो, ठीक है, उन सब में ही आपको भेजना है वो पेपर। या फिर आपके देखिए जितने भी अच्छे रिसर्च पेपर जब आप इकट्ठा करेंगे ना, उससे बड़ा रिलेटेड लिटरेचर से बड़ा फ़ायदा होता है। जो भी एक अच्छा पेपर होगा आप उसका देखिए कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, फिर अपने टीचर से डिस्कस कीजिए, फिर उस जर्नल पे जाए, उसको गूगल पे सर्च कीजिए, फिर वहाँ पे उसका वेबसाइट खुलेगा, वहाँ पे आप अपना ईमेल कीजिए, अपना पेपर भेजिए पहले, ठीक है। तो वहाँ से आपको कई बार वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई बार वो रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ चीज़ें आपको सुधारने के लिए बोलते हैं, उनको सुधार कर फिर आप दोबारा भेजिए, कुछ चीज़ें सही करवाएंगे। इस तरह से करवा के आपका 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, और बहुत ज़्यादा अच्छा है तो 1 साल मैक्सिमम होता है, 6 मंथ्स में भी हो जाता है। और तो ऐसे करके आप अपना वहाँ से रिसर्च पेपर पब्लिश कराएंगे। हेडिंग के बाद आप अपना नाम देंगे, अपना डेजिग्नेशन देंगे, स्टूडेंट हैं वो, जो भी PhD रिसर्च स्कॉलर, जो भी आप वहाँ सब टॉपिक के तुरंत बाद अपना नाम लिखना होता है। आप अपने गाइड का नाम लिखिए, किसी और के साथ मिलकर काम करें। रिसर्च पेपर में सिर्फ उन्हीं लोगों का नाम होता है जिनका उसमें कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये आपका रिसर्च पेपर लिखने का तरीका है। और कोई और टॉपिक जिस पे आपको चाहिए वो वीडियो, ये चीज़ें कैसे लिखते हैं, सिनॉप्सिस कैसे लिखते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच।